झिलमिल 30E से वरिष्ठ वार्ड उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से आए हैं मांगेराम जी। आज क्यों आए विधायक कार्यालय, आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, यहाँ आने का क्या पर्पज रहा मांगेराम जी? मैडम, यहाँ पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी का विजिट होता है और हमारे रितेश जी जो इस कार्यालय में बैठते हैं। अब चूंकि मेरा बायोडेटा था तो मैं बायोडेटा देने के लिए आया था, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई और रितेश जी से हो पाई है। मैं उनको अपना बायोडेटा जो है समर्पित कर रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इस बायोडेटा को आगे प्रेषित करेंगे, अग्रसित करेंगे। तैयारी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता हमें हाथों हाथ ले रही है और जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है और हमें उम्मीद है कि हम एमसीडी 2022 मिशन को पूरा कर पाएंगे। केजरीवाल जी और माननीय रामनिवास गोयल जी के सपनों को साकार करेंगे, जो उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई हुई है कि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल रात दिन एक किए हुए हैं। और डोर विजिट हमारी चल रही है, नुक्कड़ सभाएं हम कर रहे हैं और महिलाओं के साथ भी मीटिंग हमारी चल रही है। युवा, जितने युवा हैं हम उनको बिल्कुल साधने की कोशिश कर रहे हैं। सारे युवाओं से, सारी महिलाओं से, जो हमारी मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, उनसे हमारा डोर टू डोर विजिट के माध्यम से संपर्क हो रहा है जी। और हम इतना ही नहीं, हम वृद्ध हैं, ये हमारे सीनियर सिटीजन नहीं कहेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे, क्योंकि ये 75 साल के आसपास हैं और आज भी एक्टिव हैं। हमारे मांगराम जी एक तो अच्छे पढ़े लिखे, वक्ता, बहुत अच्छे बोलने वाले और समाज के पीड़ा को समझने वाले हैं और इन्होंने समाज के क्षेत्र बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि पब्लिक के चहेते हैं ये और पब्लिक इनको चाहती है। त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और मौजूदा समय में ये पिछली दफा इन्होंने निगम का चुनाव लड़ा है और मौजूदा समय में ये शाहदरा विधानसभा से अध्यक्ष हैं। आइए त्रिवेदी जी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल पर। आपको, आपके सभी चैनल के माध्यम से देखने वालों को, श्रोताओं को, सभी को नमस्कार बहुत बहुत जी। और रितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से रोटेशन हुई उसके बाद आपके जो चारों वार्ड्स है, क्योंकि विधानसभा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है इस समय पर, ऐसे में चारों वार्ड्स पर सभी कार्यकर्ता अपने जोश में लगे हुए हैं। ऐसे में आज आपके कार्यालय में आपके झिलमिल से भी कार्यकर्ता आए मांगेराम जी, जिन्होंने जो भी एक तरीका होता है मापदंड के हिसाब से सभी कार्यकर्ता आएंगे निश्चित तौर पर। आज हम आए तो वो हमें दिखाई दी। क्या कुछ चल रही है आपकी विधानसभा में गतिविधि? देखिए, चुनाव से पूर्व, चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, इस तरीके से प्रक्रिया हमेशा चलती है। जी। जो भी कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो अपना बायोडेटा पहुंचाते हैं। जी। बायोडेटा मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने सीनियर पार्टी के संगठन के हमारे लोगों तक मैं उनका बायोडेटा पहुंचाऊं और फिर उसके बाद पार्टी की ऊपर कमेटी जो होती है, पीएसी, वो तय करती है कि कौन चुनाव किस वार्ड से लड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया हमारे माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, वो हर तरीके से हम लोग आने वाले निगम के चुनाव के लिए तैयार हैं और हमें 25 जनवरी को जिस तरह से कुछ बदलाव भी आए, हमारी विधानसभा में भी 2 वार्ड के अंदर हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बदलाव होगा, बड़ी सच्चाई बात है। लेकिन हमारे पास आम आदमी पार्टी शाहदरा विधानसभा के पास हर वार्ड में हर समाज के हर तरीके से लड़ने के लिए चुनाव तैयार हैं। हमारे पास महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, हमारे एससी एसटी कार्यकर्ता पुरुष हों या महिला हों, हमारे पास पूरी तैयारी है। हमारे पास हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इस बार उनसे 2-2 हाथ करके दिखाएंगे कि हमारी पार्टी एक अभी जवान पार्टी है, वो बुजुर्ग पार्टी है। ठीक है रितेश जी, ऐसे में अब चर्चा करेंगे बीजेपी की। जिस तरह से तैयारी चल रही है, उन्होंने मशाल जुलूस निकाला आईटीओ से लेकर सचिवालय तक, और इसके बावजूद उन्होंने शराब नीति पर महिलाओं को, वो लगातार प्रदेश की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका बीजेपी के लिए? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और वो सच्चाई है
कि मैं भी बीजेपी में ही था आज से 8 वर्ष पहले तक। जी तो मैं बीजेपी की तौर तरीकों से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। जी जब ये सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, 300 रुपए का हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेके इनके नेता क्या क्या बात करते थे जंतर मंतर पे और जगह जगह। आज सिलेंडर कितने का है? 1000 रुपए का। फिर इनका काम है हर बात के अंदर हर बात में ऑब्जेक्ट धरना प्रदर्शन और इस तरह से कि राजनीति करना। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये हर विषय पर राजनीति करते हैं। आप जिस बात के लिए आप मुझसे कह रही हैं कि ये लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन और विरोध, आप आज से 3 दिन पहले अखबार पढ़िएगा, 7 लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर पीछे 40 लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब की वजह से। जी जी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर इस तरह के जो ये घिनौने काम हैं, जो जहर पिलाने का काम 2 नंबर के लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए दिल्ली की जनता की भलाई के लिए ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन इनको विरोध करना है, हर चीज में राजनीति करनी है। ठीक है जी। आप जो देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, आप देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। ये शायद भूल जाते हैं ये लोग, दिल्ली के नेता इनके। आप शराब की दुकानें बंद कराने, आप पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद करा दो, किसने रोका है आपको? आप जब एक दिन के अंदर 1000 का नोट, 500 का नोट बंद करा सकते हो, तो शराब जैसे गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, पूरे हिंदुस्तान में बंद करा दो। क्या जरूरत है इस तरह की राजनीति घटिया करने की? हमारे पड़ोस में गुड़गांवा है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जो दोनों राज्य बीजेपी के हैं इस समय। क्या वहां पे शराब नहीं बेची जाती? हर गली के कोने पे शराब की दुकानें, यूपी में, गुड़गांवा में। आप जाके देखिए, आप देखिए, राजनीति कीजिए, अच्छी राजनीति कीजिए, स्वच्छ राजनीति कीजिए। यह निगम का चुनाव, जनता इनको धकेलने के लिए तैयार बैठी है। जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है, इनके निगम से। मैं कल परसों, आपके 2-3 दिन पहले, आप एक जिला अध्यक्ष बीजेपी के मेरे पुराने मित्र रामकिशोर शर्मा जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र, बड़े भाई की तरह हैं। मैं उस आदमी की हिम्मत की दाद देता हूं कि उसने किन शब्दों में अपने नेताओं को समझाने की कोशिश की है। आपको याद है उन्होंने क्या बात बोली थी? जी बताएं। उन्होंने बोला कि 70% सीटें हमारे यहाँ जो दी जाएंगी उनसे कार्यकर्ता बड़े खुश होंगे। बोला था उन्होंने? बिल्कुल बोला है। अब इसका अर्थ लगाइए आप। बताएं सर। उसका अर्थ ये है कि 70% सीटें तो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, 30% सीटें किसके हिसाब से दी जाती हैं? किसके हिसाब से बताएं? पैसे के हिसाब से। अच्छा। जो उन्होंने बोल दिया। ठीक है। देखिए, मैं आज चैलेंज देके कहता हूं, हमारे यहाँ 100 की 100% सीटें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने अपना पिछले 8 साल 7 साल जब से जो पार्टी में आए हैं, उन्होंने अपना खून पसीने से पार्टी को सींचा है। जी सर, हमारे ये जो सवाल था, क्योंकि मैंने ही इंटरव्यू लिया, उनसे मेरा सवाल था, क्या वार्ड जंपिंग होगी, इस तरह से मेरे सवाल थे, या जो मौजूदा समय में कुछ कार्यकर्ता आए हैं अन्य पार्टी से, ऐसे में वो सवाल संबंधित था जब उन्होंने कहा 70% हमारे ही कार्यकर्ता, यानी भाजपा के मौजूदा कार्यकर्ता, और जो आए हैं या फिर 30% इन सीटों से आधारित होगा, ये उनका। नहीं, देखिए आप सुनिए, उनका आप अर्थ समझिए। उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब, आपका सवाल कुछ भी रहा हो, उनका जवाब एक था कि 70% सीटों पे हमारे कार्यकर्ता जिनको टिकट दी जाएगी उनसे खुश होंगे। बाकी 30% पे क्या होगा? अच्छा, नाराजगी क्या आम आदमी पार्टी में नहीं होगी? जब किसी एक व्यक्ति को मिलेगा तो 2-3 तो नाराज भी होंगे ना। मैंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं है। पिछली बार। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई ने, वैसे मेरे बड़े भाई रामकिशोर शर्मा जी बहुत मर्यादा में रह के, मर्यादा में कैसे बात की जाती है वो करते हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि सोबत का असर पड़ जाता है, तो वो पड़ गया थोड़ा। आपको इस बात से क्या मतलब है कि केजरीवाल जी किसको अपने घर में नए सदस्य के रूप में लाएंगे, परिवार में जोड़ेंगे? ये किसने सिखाया आपको? आप होते कौन है पूछने वाले? मैं अपनी बेटी किस घर में ब्याहूं, मैं अपना बेटा किस घर में ब्याहूं? अगर मैं राजनीति में हूं तो मैंने गुनाह कर दिया, मैं बच्चों का गुनाहगार हूं? ये
सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूछने से पहले उन्हें 100 बार अपनी खुद की भी गिरबान में झांकना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला है तो अपने बड़े बड़े नेताओं का भी पुराना इतिहास भी उठा के देख लें कि किसने किस परिवार में क्या क्या किया है। ये विषय मैं इस पर बोलना अपनी तौहीन समझता हूँ। नाराज हुआ हो, जो नाराज हुए उनको, या जिनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं थी जी। उनको या तो पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि आपको उनमें से एक दो दूसरी पार्टियों में पहले ही चले गए। मैं नाम बताऊं आपको? नहीं, जरूरत नहीं, नाम नहीं लेना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। ठीक है। आज पिछले 3 महीने से 4 महीने से सर्वे हमारी पार्टी के चल रहे थे। सर्वे के आधार पे जिसको भी सर्वे में जिसको जब क्षेत्र की जनता पसंद करेगी, क्षेत्र की जनता के बीच वो रहा होगा, उसके बारे में सर्वे की रिपोर्ट आएगी, सर्वे के आधार पे। ठीक है रितेश जी, मेरा एक हालांकि निगम से संबंधित हमारा इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन एक अलग पॉइंट है जिस पे मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। अभी कार्यक्रम में एक में हम पहुँचे, वो अनारकली वार्ड था, वहाँ निगम की चर्चा ही चल रही थी, बीजेपी का कार्यक्रम था। वहाँ एक स्थानीय बुजुर्ग आकर के रो दिए और रो करके बोले मेरी पेंशन नहीं आ रही है और मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं कैसे काम करूँ, मुझे और राशन भी नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है मेरा। सर क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा जो नीति है, और ना ही पेंशन आ रही है, बुजुर्ग की नई पेंशन नहीं बन रही है। कब तक उसका हल निकल पाएगा, क्योंकि कोरोना से अब लाइफ वापस अपनी नई लाइफ की तरफ हम जीने लगे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, राशन प्रणाली क्या है। जी। दिल्ली सरकार का काम, राशन जो केंद्र सरकार के द्वारा हमें मिलता है जी। वो वो दुकानों तक पहुंचता है। जो दुकानों से जनता तक पहुंचता है वो दिल्ली सरकार का काम है। नए राशन कार्ड का कोटा केंद्रीय सरकार कोटा रिलीज करती है कि जी अब आपको हमने 5000 कार्ड आप कर दीजिए। तो जो सीरियल वाइज कंप्यूटर में नंबर होते हैं उसके आधार पे वो कार्ड 5000 का डाला जाता है, वो 5000 कार्ड उठा लेता है सिस्टम। कोटा अलॉट करना केंद्र सरकार का काम है कि इतने नए राशन कार्ड अब अलग अलग राज्यों को, दिल्ली को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से कितने कार्ड नए मिलेंगे, बिहार को कितने मिलेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने मिलेंगे, ये एक इस राशन प्रणाली का एक सिस्टम है। आज का सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। आपने बात कही पेंशन की, ओल्ड एज पेंशन, मुझे भी आपने अभी आप आई थी उस समय भी आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग आए हुए थे, खड़े थे, यहाँ पर भी आते हैं। पिछले 3 सालों से जो हम कोरोना काल के अंदर जो हम लोगों ने, सरकारों ने, मैं खाली दिल्ली सरकार की बात नहीं करूंगा, किसी भी सरकार ने, फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ है सरकारों का। पैसे की, टैक्स की कलेक्शन से ही ये सारी खर्चे किए जाते हैं जनता के लिए। टैक्स कलेक्शन कम रहा, खर्चे बढ़ गए कोरोना के काल में, चाहे वो अस्पतालों के सारा सिस्टम, मेडिकल सिस्टम। तो इस वजह से हमें भी बहुत दुख होता है कि हम अपने बुजुर्गों की नई पेंशनें नहीं लगवा पा रहे। लेकिन जैसे ही सरकार का ये सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम ठीक पटरी पे आएगा, मैं खुद निवेदन अपने से बड़े मंत्री जी से भी करूंगा, अपने गोयल साहब से तो कहते ही हैं हम, गोयल साहब भी निरंतर सरकार से कि भाई जैसे ही थोड़ा सा फंड्स वगैरह ठीक हों तो हम बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगवा सकें। ठीक है रितेश जी, अंतिम प्रश्न है मेरा, छोटा सा जवाब चाहिए। निगम 2022 में अगर जनता ने आपको फिर से चुन लिया निगम में, क्या नए बदलाव आप करेंगे, क्योंकि फंड की कमी हमेशा से रही है निगम के पास में? नहीं, फिर से नहीं, हम पहली बार निगम में सरकार बनाएंगे अपनी, और बनाने जा रहे हैं। काफी हैं आपके पास भी निगम हमारे, पर हाँ, सत्ता में या विपक्ष में बैठ, देखिए विपक्ष में बैठ के नीतियां हमारे विपक्ष में बैठ के नहीं बनाई जाती। बिल्कुल ठीक है। विपक्ष में बैठ के सिर्फ हमें देखते रहते हैं कि कैसे ये जनता की गाड़ी कमाई को चूस रहे हैं। हमारे जो निगम में बैठे हमारे निगम पार्षद हैं, वो आके मेरे भी मित्र हैं, बताते हैं कि भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं, और हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आवाज उठाते हैं, और हमारी आवाज को बार बार या तो सदन से बाहर फेंकवा देते हैं, बंद करा देते हैं। कईयों की सदस्यता इन्होंने सस्पेंड किया, कईयों को। तो सत्ता में आने के बाद हमारी पॉलिसी हम बना सकते हैं। जब तक सत्ता एमसीडी की, आम आदमी पार्टी के पास नहीं आएगी, ये निगम का भला
हो नहीं सकता। मैं आज आपको एक छोटी सी बात करता हूं। मैंने एक अपने मित्र से कहा, बीजेपी के, वो निगम पार्षद हैं। मैं कहा भाई निगम में भ्रष्टाचार बहुत है, तो वो एकदम से तिलमिला गए। मैंने कहा आप तिलमिला काहे को रहे हो? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपके अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, आप क्यों तिलमिलाते हो? भाई आप अपने, मैं आपको मैंने ये कहा है कि निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, मैंने ये तो नहीं कहा निगम पार्षद बहुत भ्रष्टाचारी है। तो इनको अपने अफसरों से काम कराना नहीं आता। तो अब सरकार, दिल्ली सरकार 2015 में आई, अफसर वही थे, ऑफिसर्स तो वही थे, कोई ऐसा तो नहीं है केजरीवाल जी कोई अपने अफसर साथ लेके आए थे। उन्हीं अफसरों से कैसे काम कराना है, यह एक अच्छे नेता की क्वालिटी होती है, गुण होता है कि हमें कैसे उन अफसरों से जो 2 रुपए खर्चते थे वो काम 50 पैसे में कराना है, हमें अपने टैक्स की कलेक्शन कैसे बढ़ानी है। सैलरी मिलेगी कर्मचारियों को आपके आने के बाद? हर महीने की 31 तारीख को और 30 तारीख को, 30 तारीख का महीना होगा तो 30 की शाम को, और 31 का महीना होगा तो 31 की शाम को। ये मेरा चैलेंज है। आते ही 6 महीने के अंदर पूरा सिस्टम अगर ना सुधार पाए, मैं आपसे पर्सनली तौर पर कह रहा हूं, अगर हम सत्ता में आए और 6 महीने के अंदर हम लोग नहीं इन सिस्टम को ठीक किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लैंटर पर जो दिक्कत आती है, एक गरीब आदमी 100 गज का प्लॉट अगर बनाने चले, 50 गज का बनाने चले, नक्शे पास हो जाते हैं, फिर से यही चक्कर काटते हैं, उस सबका सोल्यूशन निकल जाएगा आपके आने के बाद? 100, मैं कह रहा हूं निगम से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे।